अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर एक हंगामा सा बर्पा होता नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक के बाद एक अहम तरीन मुकदमा आज न सिर्फ समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, बल्कि उसमें अहम से अहम और इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई। एक मुकदमे तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सन 9 मई के 5 मुल्ज़िमान को रिहा करने का भी हुक्म दे दिया है, उनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। और उस एक मुकदमे के अंदर आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तमाम तर जो रियासती बयानिया है उसको ही, मैं अगर यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, ज़मीन बोस कर दिया है। जो पूरा एक नरेटिव कायम किया गया था 9 मई के बाद से, उस पूरे नरेटिव को आज 5 से 6 ऑब्जर्वेशंस के अंदर ही उन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और इंतहाई अहम मुकदमा ज़ेर समाअत आया है, और वो मुकदमा है पाकिस्तान के जो असल मालिक हैं उनका, यानी फ़ौज, बहरिया टाउन, और इसके अलावा अब कह सकते हैं एक दो और फरीक हैं, वो प्राइवेट हैं, यानी चौधरी परवेज़ इलाही हैं और एक और ज़ाहिद रफ़ीक साहब हैं। प्रॉपर्टीज़ का मामला है, आपको मालूम है DHAs और शहदा के ऊपर जो प्लॉट्स वहाँ पर दिए जाते हैं उस पर बात हुई। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज फ़ौज का जो कारोबार में अमल दखल है या कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर इंतहाई तशवीश का इज़हार किया है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो 2 टॉपिक्स हैं वो काफ़ी तवील होने जा रहे हैं, लिहाजा ये जो फ़ौज से मुतल्लिक़ केस है इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में आपके साथ ना सिर्फ सन 9 मई की बात करूँगा, बल्कि जो आज इमरान खान साहब ने एक तवील अरसे के बाद फ़ाइनली अपनी आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है, उस पर आपको बताएंगे। और बड़ी खूबसूरती के साथ आज ये जो दरख्वास्त दायर की गई है इसको ड्राफ्ट किया गया है, और ये और किसी ने नहीं बल्कि हामिद खान साहब ने तैयार की। हमने आपको पहले भी बताया था कि एक दरख्वास्त हामिद खान साहब की जानिब से तैयार की गई है, ताहम उसे दायर नहीं किया गया, और आज फाइनली उसे दायर भी कर दिया गया है। अजमल गफ़ार तूर साहब हैं जिन्होंने इसको ड्रा किया है, और जो इसको आप कह सकते हैं कि असल तैयार करने वाले हैं वो हामिद खान साहब हैं। और ये दरख्वास्त जिसकी जानिब से है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इमरान खान न्याजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है। और इसमें जो फ़रीक बनाया गया है वो बनाया गया है वफाक को, इलेक्शन कमीशन को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, यानी 5 फ़रीक़ैन हैं इसमें, 2 दरख्वास्त गुज़ार हैं, और 184(3) के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई। मगर पहले हम 9 मई के ऊपर आते हैं, जो आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस हसन रिजवी ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं उस पर बात करेंगे। दरअसल ये थाना न्यू टाउन के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे इन मुल्ज़िमान के ऊपर, उनमें इनको गिरफ़्तार किया गया था, और इनकी जो ज़मानत है वो आज यहाँ पर मुकर्रर थी। अदालत ने अब उनकी ज़मानत मंजूर की है, और पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जो तफ्तीश है, नाकिस तफ्तीश है, उस पर शदीद बरहमी का इजहार किया है, उनकी सख्त सरजनिश भी की है। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, पहले मैं आपको बता दूं कि जो जस्टिस हसन रिजवी हैं उन्होंने एक सवाल किया कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ शवाहिद क्या हैं, क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई है। जहाँ पर तफ्तीशी अफसर बताते हैं कि हमज़ा कैंप समेत, हमज़ा कैंप जो यहाँ पर रावलपिंडी में ISI का एक ऑफ़िस है, वहाँ पर और दीगर कई मकामात पर मुज़ाहिरीन ने कैमरे तोड़ दिए थे, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुल्ज़िमान ने ISI कैंप पर हमला किया, जिस पर जमाल खान मंदोखेल बोले कि आपको फिर इल्म ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी APS पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हुई। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अभी रुके नहीं, उन्होंने कहा कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना कोई जुर्म है। सियासी जमातों और तलबा यूनियन पर पाबंदियां लगाने से आज ये बर्बादी हुई है। वो कहते हैं, क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार मान लिया जाए। खुदा का खौफ करें, ये हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जो ऑब्ज़र्वेशंस हैं, इन ऑब्ज़र्वेशंस के बाद अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो रियासती बयानिया है वो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। कम से कम जो एपेक्स कोर्ट है या हायर फोरम्स हैं अदालती,
उनके ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पर शवाहिद देखे जाते हैं, यहाँ पर हालात को नहीं देखा जाता। यहाँ पर आइन और कानून की रोशनी में शवाहिद का जायज़ा लेने के बाद ही फ़ैसले होते हैं, और जब शवाहिद ही मौजूद ना हो उसके ऊपर फिर मुल्ज़िमान बरी ही होते हैं। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये सिर्फ 5 मुल्ज़िमान हैं। इसके अलावा भी एक मुकदमा है जिस पर अदालत ने रिपोर्ट तलब कर रखी है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा सबसे अहम मुकदमा ये तो चले सिविलियन साइड पर हैं। सन 9 मई के बाद कुल 104 ऐसे भी सिविलियंस हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है, और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉग्निजेंस भी लिया था। आपको मालूम है ना सिर्फ एतजाज़ एहसन, साबिक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद ख्वाजा ने भी एक इंतहाई अहम आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दिया, ख़ुद उस बेंच में बैठे, मगर उसको हतमी नतीजा नहीं मिल सका। बाद अदा उनकी रिटायरमेंट के बाद एक ही समाअत हुई और जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल को गैर आइनी करार दे दिया, कलअदम करार दे दिया और उन्हें मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। बावजूद इसके उस अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। उस अदालती हुक्म के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आई, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने उसके ऊपर एक 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच के ऊपर अब इंट्रा कोर्ट अपील में 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठे, क्योंकि उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो 9 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दे सकती थी। 9 जजेस दस्तियाब थे। और यहाँ पर एक बात ज़हन नशीन रखना होगी कि जो इंट्रा कोर्ट अपील होती है उसमें वो जजेस जो मेन केस में फ़ैसला सुना चुके हों वो नहीं बैठते, बल्कि उनके अलावा जजेस बैठते हैं। तो उससे जो हमने हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 9 जजेस दस्तियाब थे, बावजूद इसके उन 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच नहीं बनाया गया, और ना ही 7 रुकनी बेंच बनाया गया, बल्कि 6 रुकनी बेंच जो कि एक इवन नंबर है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बना। और उस बेंच के अंदर अव्वल तो पहले दिन आपको मालूम है समाअत हुई, एतराज़ हुआ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब पर। उन पर एतराज़ हुआ कि जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने शुरू में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी शामिल किया गया था। काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद ने उस बेंच को कायम करने के तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाते हुए बेंच से अलहदगी इख्तियार की थी, मगर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जो ये दरख्वास्तें थीं फ़ौजी अदालतों में सिविल्स के ट्रायल के ख़िलाफ़, उन पर ही अच्छी खासी अपनी ओपिनियन दे दी थी। और उस ओपिनियन को बेस बनाकर जवाद ख्वाजा साहब ने कहा कि आप क्योंकि अपनी ओपिनियन रेंडर कर चुके हैं, राय दे चुके हैं, लिहाजा अब आप ये केस नहीं सुन सकते। ताहम जस्टिस सरदार तारिक मसूद बज़िद रहे। उन्होंने कहा कि ये मेरा इस्तेहकाक है कि मैं केस को सुनूँ या ना सुनूँ। इसी दौरान एक और कॉन्स्पिरेसी ने भी जन्म लिया जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन के 1 या 2 खतूत मंजर आम पर आए, जिसमें वो भी अपने खदशात का इजहार कर रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे उस बेंच की तश्कील पर, क्योंकि उन्हें गालिबन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि हम सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देंगे, मगर ना सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया और ना ही 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया। बाद अज़ां हुआ कुछ यूँ कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक रोज़, और इससे पहले कि मैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिक्यूज़ल पर आऊँ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने पहली ही समाअत पर मुख्तसर से दलाइल सुनने के बाद वो जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का फ़ैसला है उसको मुअत्तल कर दिया, अबूरी तौर पर एक जो है स्टे दे दिया, और जस्टिस मुसर्रत अल-अली ने बहरहाल उससे इख्तिलाफ़ किया था। अब आते हैं उसके बाद के मरहले पर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक और जब समाअत हुई और उस पर भी एतराज़ हुआ बहरहाल, और उस एतराज़ के ऊपर उन्होंने ख़ुद से अभी उस समाअत के ऊपर ये एतराज़ उठाया नहीं गया वकला की जानिब से, उससे पिछली समाअत पर उठाया गया था, मगर उस रोज़ सरप्राइजिंगली जस्टिस सरदार तारिक मसूद को ख़ुद ये एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच में मज़ीद नहीं बैठ सकता। उन्होंने बेंच न सिर्फ तोड़ने का बताया बल्कि ये भी बताया कि हम जो 3 रुकनी कमेटी है उसको मामला भेजेंगे और उसे रेफ़र करेंगे कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। अब इसमें जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर की, और उन्होंने इंकिशाफ ये किया है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जिस रोज़ बेंच से अलहदगी इख्तियार की और एक ऑर्डर लिखवाया कमरा अदालत में, अभी तक 29 जनवरी का वो हुक्मनामा जारी नहीं किया गया। और हुक्मनामा तो दरकनार जो उन्होंने ऑर्डर किया था उस ऑर्डर पर अमल भी नहीं हुआ। बहरहाल वो तो एक जवाब बनता है कि जब ऑर्डर आया ही नहीं तहरीरी शक्ल में तो उस पर अमल कैसे होगा। शायद इसी वजह से ऑर्डर भी नहीं आया कि उस पर अमल होना हो। और वो अब ये कह रहे हैं कि अव्वल तो उस हुक्मनामे उस
तारीख का जो हुक्मनामा है उसको जारी किया जाए और दूसरा 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने मुतालबा किया और वो ये कह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है वहाँ पर उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को फ़ौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करे और आइंदा आने वाला जो हफ़्ता है उसमें ही इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब आते हैं अपनी जो दूसरी स्टोरी है। ये नाज़रीन एक दरख्वास्त दायर की है इमरान खान साहब ने आज, और इस दरख्वास्त में पहले मैं आपको बता चुका हूँ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें दरख्वास्त गुजार हैं और ये अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पटिशनर्स एंड पब्लिक एट लार्ज उन्होंने दायर की है। मुद्दा ये है, और इससे पहले कि मैं मुद्दे पर आऊँ वो जो उनकी असल प्रेयर है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ग्राउंड्स बताते हैं। ग्राउंड्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। वो ये प्रेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कि इट इज़ देयरफॉर रिस्पेक्टफुली प्रेड कि एक जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बनाया जाए और वो ऐसे जजेस पर मुश्तमिल हो जो गैर जानिबदार हों और वो ऑडिट करे, इंक्वायर करे और एग्ज़ामिन करे उस मैनर को, उस तरीक़ाकार को या उस प्रोसेस को जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात हुए और जो उसके बाद की डेवलपमेंट्स हैं उनकी भी कि किस तरीके से फॉल्स और फ्रॉडुलेंट जो रिज़ल्ट्स हैं वो कंपाइल किए गए, इसके ऊपर भी ऑडिट होना चाहिए और किस तरह जो जीत थी उसको हार में तब्दील किया गया। फिर वो ये कहते हैं कि जब तक जो इंक्वायरी कमीशन है, जुडिशल इंक्वायरी कमीशन, वो अपनी रिपोर्ट नहीं दे देता उस वक्त तक इन नताइज के नतीजे में जो कायम वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत है उसको भी सस्पेंड किया जाए, उसको मुअत्तल किया जाए, उसको काम करने से रोका जाए। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो जुडिशल कमीशन है उसकी रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए। और आखिर में वो ये भी अदालत से प्रेयर कर रहे हैं कि कौम के वसी तर मफाद के अंदर जो इसका इलेक्टोरल मैंडेट है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन है वो ये कह रहे हैं कि मे काइंडली बी रेंडर्ड इंक्लूडिंग रिक्विजिट ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एंड रिलीफ्स। अब आते हैं जो असल मुद्दा है उसके ऊपर। जो दरख्वास्त दायर की हामिद खान साहब ने, आई मस्ट कमेंट कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसमें मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया है और अगर मैं की पॉइंट्स आपको बताऊं तो उनमें हम बात कर लेते हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि एविडेंस की एक बड़ी मिकदार हमारे पास मौजूद है, वीडियो क्लिप्स की सूरत में, मीडिया रिपोर्ट्स और प्रेस स्टेटमेंट्स की सूरत में जो इंटरनेशनल और लोकल मीडिया ने नशर किए और वो इतने ज़्यादा हैं, मोर देन सफिशेंट हैं टू ऑर्डर जुडिशल प्रोब इन द इलेक्टोरल फ्रॉड कमिटेड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 2। रेस्पोंडेंट नंबर 2 हैं इलेक्शन कमीशन और 3 और 5 हैं जिनको बेनिफिट करने के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये तमाम तर धांधली की है। वो हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। 3, 4 और 5 हैं। ये मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है इसका जो चेयरमैन है और मेंबर्स हैं उन्होंने गैर कानूनी तौर पर और बदनीति के तौर पर आइन की खिलाफ वर्जी की है और जानिबदार होकर उन्होंने ये तमाम तर काम किए हैं जो इंतखाबात पर हमने देखे हैं। फिर वो ये कह रहे हैं कि 8 और 9 फरवरी के जो इवेंट्स हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान के अंदर वो मुतासिर हुई है। और फिर उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइन का जो आर्टिकल 184(3) है उसके ऊपर भी कन्विंस करने की कोशिश की कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को टेकअप कर सकती है। वो ये कहते हैं कि जो इंटेंट है और जो नीयत है, जो इरादा है, जो पर्पज़ है और जो स्कोप है आर्टिकल 184(3) का, वो ये है कि जो प्रिवेलिंग सिचुएशन होती है उसका कॉग्निजेंस लिया जाए। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अब कॉन्सिक्वेंस हुआ है फ्रॉडुलेंट और मैनिपुलेटेड रिज़ल्ट्स की सूरत में जनरल इलेक्शंस के अंदर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी
तहकीकात करवा सकती है, इसका कॉग्निजेंस ले सकती है। और उन्होंने यहाँ पर बताया है क्योंकि जो पब्लिक इंटरेस्ट हैं वो मुतासिर हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा इख्तियार मौजूद है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि दैट in view of the grave constitutional situation being presently faced by the country in the aftermath of the manipulation and fraud in the country in the matter of election results, it is the duty of Supreme Court to take serious notice under Article 184(3) of the Constitution either suo motu or on application। वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब जो कुछ हुआ है इन इंतखाबात के अंदर, जिस तरह की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, जिस तरह की धांधली हुई है, जिस तरह का फ्रॉड किया गया है, इस मामले का सीरियस नोटिस ले और ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है। और साथ साथ वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इसका अज़ खुद नोटिस भी ले सकती है या फिर किसी भी दरख्वास्त के ऊपर इस मामले को टेकअप कर सकती है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक खामोश तमाशाई के तौर पर इस पूरे वाक़े को नहीं देख सकती। That the Supreme Court cannot be a spectator in face of the grave situation of violation of the constitutional provisions and the failure to enforce fundamental rights under the Constitution। एक शेर उन्होंने यहाँ पर लिखा है, हामिद खान साहब ने, कहते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। वो ये कहते हैं हामिद खान साहब के पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं वो अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। जो ऑब्वियस और एपरेंट एक्ट्स ऑफ हाई हैंडेडनेस हुई है, क्रूअल्टी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, सप्रेशन एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुए हैं ऑन द पार्ट ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट्स एंड illegitimately installed governments at the federal and provincial levels। आखिर में उन्होंने एक और मुद्दा भी यहाँ पर छेड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि एक सियासी जमात को जिसके कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हों उसको मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं किया जा सकता। जो प्रोपोर्शन है इलेक्टेड मेंबर्स की उसमें फिर उन्होंने यहाँ पर आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 का हवाला दिया है। आखिर में वो ये कह रहे हैं कि पिटिशनर शैल अर्ज एडिशनल ग्राउंड्स इन सपोर्ट ऑफ दिस पिटिशन एट द टाइम ऑफ हेयरिंग, यानी दरख्वास्त जब समाअत के लिए मुकर्रर होगी उस वक्त वो ये कहते हैं कि अदालत उन्हें मज़ीद इजाफ़ी जो ग्राउंड्स हैं वो लेने की भी इजाज़त दे। तो ये दरख्वास्त है काफ़ी तवील है, अगर मैं इसके आपको कुल सफ़े बताऊँ तो ये बनते हैं 28 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है। मैंने आपको बस उसका लुबे लुबाब बताया है। अगर आप चाहें मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आपको इसकी तफसील भी पढ़कर बता सकता हूँ। शाम को मैं अभी बना लेता हूँ इसकी डिटेल्स, उर्दू मतन तैयार करके मैं शाम को आपको वो भी पढ़ दूँगा इसका, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इस पर अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया इसको समाअत के लिए मुकर्रर करती है या नहीं, और अगर मुकर्रर करती है तो आया इसे एंटरटेन करती है या नहीं। यहाँ तक मुकर्रर होने का मामला है तो मुझे नज़र यही आ रहा है कि ये जल्द दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है, क्योंकि दायर करने वाले कोई और नहीं हामिद खान साहब हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।